नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लुसेंट बुक से आपको मगध राज्य का उत्कर्ष वाला जो टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक होगा आपको बीपीएससी जो 67वीं पीटी होने वाला है उसमें, और बिहार दरोगा एनटीपीसी खासकर 67वीं बीपीएससी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, क्योंकि ये थोड़ा बिहार से रिलेटेड इसमें ज़्यादा फैक्ट होते हैं, इसलिए आइए इसे हम लोग शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, देखिए यहाँ पर की बात करते हैं तो देखिए मगध का जो है सबसे प्राचीन वंश की बात करते हैं तो उसका जो संस्थापक है वो बृहद्रथ माने जाते हैं। इसकी राजधानी तो जो थी वो ग्रीवरज यानी कि राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार को माना जाता है। ये जो है गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बात कही गई है। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये जो है अंग राज्य को हराने वाला जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब करीब आपको 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार जो था वो राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। किसके सेवा में? तो अवंती के राजा प्रद्युत को जब पांडु रोग से वो ग्रसित हो गया था तो उस समय जो है बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार की वैवाहिक संबंध जो है उसकी बात करते हैं तो ये जो है अपना साम्राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं। इसने कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे उनकी बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चलन्ना, ठीक है, उससे इनका विवाह हुआ। मदर नरेश जो आधुनिक पंजाब है उसकी राजकुमारी 6 माह से इन्होंने विवाह किया था। बिंबिसार की हत्या जो है उसका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। कब? 493 ईसा पूर्व में। और वही हत्या करके अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठता है। इसीलिए उसका नाम जो है पुनिक था। प्रारंभ में उस जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। क्लियर। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु के सुयुग्म मंत्री का नाम जो था वो वर्षकार था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किया था वैशाली के युद्ध में। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये जो था अजातशत्रु की सहायता किया था वैशाली विजय में। ये क्या किया था, वहाँ का जो संघ था ना उसको फूट डालने के लिए वैशाली भेज दिया था वर्षकार को अजातशत्रु ने। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या जो है उदयीन कर देता है। क्लियर। उदयीन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब पटना जो आज राजधानी है उसी का देन है कि जो है आज पटना बिहार की राजधानी है, क्योंकि पाटलिपुत्र को उसी ने बसाया था और उसी ने सबसे पहले राजधानी भी बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करते हैं तो ये उदयीन का पुत्र था, उसका नाम नागदशक था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, पहला और अंतिम दोनों का। नागदशक को उसके अमात्य जो था शिशुनाग, वो 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाला। शिशुनाग जो था अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया था। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था। ये पुनः क्या किया, राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर आ गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की बात करते हैं तो वो नंदीवर्धन था। अब देखिए नंद वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश जानने से पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म की बात करते हैं तो सिकंदर का जन्म जो है 556 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। ये 326 ईसा पूर्व में जो है भारत विजय का अभियान शुरू किया। सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीज युद्ध या झेलम या बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना जो था वो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम बौकेफला था और इसी के नाम पर जो उसने झेलम नदी के तट पर एक बौकेफला नामक नगर को भी बसाया था। अब आइए चलते हैं मगध मौर्य साम्राज्य की ओर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन के अनुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेंडोकोटस कहा और इसकी पहचान जो है वो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये सेंडोकोटस कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोट्टस कहा, और उसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त यही है, ये विलियम जोन्स ने किया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में जो चाणक्य थे, कौटिल्य उनका नाम था, विष्णुगुप्त भी था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बन गए। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र है। इसका संबंध राजनीति से है, इकोनॉमिक्स के बारे में मत समझ लीजिएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है पॉइंट आपको कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ये जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो है यानी कि जीवन का अंतिम क्षण कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने बताया था, और अपने शरीर का त्याग संलेखना विधि से किया था, मतलब भूखे प्यासे रहकर। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और युद्ध की संधि शर्त वहाँ पर लागू होता है। उसके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है चंद्रगुप्त को दिए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हाथी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसको दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु जो थे वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि सब लगभग लोगों को याद रहता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तिका थी वो इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड हुआ करता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते, थोड़ा सा डेंजर खतरा के कारण। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें देखिए 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है वो एपियानस ने किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। क्लियर। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा होती है। अब चंद्रगुप्त के बाद जो है बिंदुसार इसका पुत्र होता है, वो यहाँ पर राज्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसका जो है इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा की गई। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है तो वहाँ पर सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के जो बीच में है 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो कौन बताया है तो तारानाथ के द्वारा ये बात बताई गई है। ठीक है, चलिए, ये बौद्ध विद्वान थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी। इसका प्रधान खल्लाटक है। याद रखिएगा कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता जो है वो तारानाथ के द्वारा बताया गया है, और 500 सदस्य वाला जो एक मंत्रिपरिषद है बिंदुसार के दरबार में, उसे खल्लाटक उसका प्रधान को कहा जाता है। अब इसके बाद आता है महान सम्राट अशोक। ठीक है, इनकी चर्चा जो है डिटेल में करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ना भी है, इसे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं। देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो अशोक होते हैं। हालांकि और इतिहास में कई चर्चा है कि इसके बड़े भाई सुसीम थे और बहुत सारे भाई अशोक थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में और टू दी पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि रिसेंट बुक आपको ऐसा है कि ये टू दी पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो आइए चलते हैं। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक जो है वो बैठता है। अशोक की माता के नाम की बात करते हैं तो सुभद्रांग था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो अवंती का राज्यपाल थे। मास्की, गुर्जरा और नेतुर एवं उडेगुलम, इंपॉर्टेंट, इससे समझिए एक प्रश्न आपको रखा हुआ है।
ये प्रश्न हालांकि मार्क्स की से ज़्यादा आता है, ये ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी देने जा रहे हैं तो एक से ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि ऑप्शन ई होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये 4 लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन कौन में? मास्की, गुर्जरात, नेतूर, उडेगोलम। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, ठीक है, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर उपचित्र के साथ यहाँ पर राजा अशोक का वर्णन कहाँ? कंगनहल्ली में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। रानियों अशोक या राजा अशोक का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। भाब्रू स्तंभ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अब अशोक के द्वारा स्वयं को मगध का राजा कौन सा स्तंभ में बताया गया है अभिलेख में? तो भाब्रू अभिलेख में बताया गया है, ठीक है। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक वर्धन मिलता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये जो है 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। प्लिनी के कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नोट में देखते हैं कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। कौन अभिलेख लेख में? तो अहरौरा में, ठीक है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें लिखा गया कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म है मानता है, ठीक है, अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसका नाम क्या क्या? कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, जहाँ महामात्रों की आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, याद रखिएगा, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको खरोष्ठी और अरमाइक जो आपको विदेश में मिलेगा। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ एवं मानसेहरा पाकिस्तान में। विदेश का मतलब वही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और शेष भारत में अभी जो प्रेजेंट में हो ब्राह्मणी लिपि में मिलेगा। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं, मतलब दाईं से बाईं हम लोग कहाँ से लिखते हैं? इधर शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि इधर से शुरू किया जाता है, ऐसे बढ़ा जाता है, ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कौन में? शिलालेख में और स्तंभ में और गुहालेख में, ठीक है। चलिए, अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पाद्रंटी फैंथेलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जॉन्स प्रिंसेप को हुई। अब यहाँ पर देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, उसमें वर्णित विषय जो क्या क्या है। शिलालेख में देखिए, पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। तीसरा में जो है, जो भी आपको राज्य का अधिकारी लोग है, यह आदेश दिया गया अधिकारी लोगों को वो हर 5वें वर्ष के उपरांत में दौरे पर जाए, जिसमें कोई धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति वातावरण, धर्म को प्रचार करना है। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा मातृ नियंत्रण की शिक्षा है। 7वां और 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, वर्णन है। 9वां में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में जो है अशोक ने आदेश देता है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ उन्हें धर्म प्रचारक भेजे। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।